और चलिए अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन पर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन के कई कारण, कई वजह बताई गई हैं। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी इसमें एक वजह के तौर पर रखा गया। 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, कई सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हुई। ये वो वजह है जो कि लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस बीजेपी की रही यूपी में। इसके पीछे वजह गिनाई गई भूपेंद्र चौधरी की तरफ से। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सबसे बड़े राज्य यूपी में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक कई दौरे की बैठकें हो चुकी हैं। 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जाता है कि इस बैठक में यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। चौधरी ने पीएम मोदी को यूपी में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन के चलते खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से बीजेपी मतदाताओं के नाम हटाए गए। प्रशासन के रवैये से कार्यकर्ता नाराज थे। उन्होंने पीएम को ये भी बताया कि पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी में भर्ती न होने की वजह से भी पार्टी में नुकसान हुआ है। भूपेंद्र चौधरी के पीएम से मुलाकात के कुछ घंटे के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंचे। पीएम से मुलाकात करने के बाद शाह ने अपने आवास पर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी को मिलने के लिए बुलाया। चौधरी ने शाह को भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव से जुड़े तथ्यों के बारे में बताया। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद से ही मौर्य बार बार ये बयान दे रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उनके इस बयान के क्या मायने हैं, शायद कुछ दिन में पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट। विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। मंत्रियों को सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने को कहा गया है। मंत्रियों से उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने को भी कहा गया है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की बात कही गई है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करके लाएं। बाद में संगठन से बातचीत कर नाम तय कर लिया जाएगा। चुनावी तैयारी को लेकर सीएम योगी 2 बार मीटिंग कर चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। चुनाव को लेकर के भी कुछ मंत्रियों को विधानसभा वाइज लगाया गया है, उस पर भी चर्चा हुई। वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ और क्या आवश्यकता है, और संगठन से सामंजस्य बैठा करके वहाँ काम हो। यूपी के मिर्जापुर के टोल प्लाजा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच लेटर वॉर जारी है। टोल प्लाजा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया। मिर्जापुर में टोल प्लाजा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग में स्थित अस्थायी टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग की गई थी। अनुप्रिया ने इस टोल प्लाजा को नियम के विरुद्ध बताया था। अनुप्रिया के लेटर का यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है। नंदी ने कहा कि फतेहपुर एवं अहरोरा टोल प्लाजा में से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था है। स्थानीय लोग भी इस टोल प्लाजा को पूरी तरह से मानकों के विपरीत और अवैध बता रहे हैं। और बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने फिर से ऐलान किया कि वो 21 जुलाई को हिंदू जोड़ों का निकाह कराएंगे। उनका दावा है कि प्रशासन ने दबाव बनाकर कार्यक्रम रद्द करने की कोशिश की है। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का ये लेटेस्ट बयान है। उनका दावा है कि बरेली प्रशासन के दबाव में आकर संगठन की ओर से कार्यक्रम स्थगित करने की चिट्ठी लिखी गई और 21 जुलाई को होने वाले हिंदू जोड़ों के निकाह कार्यक्रम को रद्द कराया गया, जबकि वो अभी भी प्रशासन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम कार्रवाई अपनी वो कर चुके हैं,
लेकिन निकाह नहीं हुआ है, लिव इन में रह रहे हैं। और लिव इन मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के यहाँ खराब समझा जाता है, हमारे यहाँ पता ही उसे हराम समझा जाता है। तो ऐसे लोगों का 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा। तौकीर के बयान को बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अपने अंदाज में समझा रहे हैं। तौकीर रजा हिंदुओं को ललकारे नहीं, सब्र की परीक्षा ना लें। दुर्भाग्य रहा कि अगर आप जैसे लोग पैदा हुए और आज भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम। इस बीच तौकीर कह रहे हैं कि अगर बरेली प्रशासन निकाह की इजाजत नहीं देगा तो उसे दोहरा रवैया माना जाएगा। तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बाकी लोग जो परमिशन नहीं मांगते हैं वो कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और वहीं मुसलमानों पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो टिप्पणी की गई, इसके बाद वो चौतरफा घिर गए। हालांकि इसके बाद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सफाई भी दी गई। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मूल मंत्र ही सबका साथ सबका विकास है और उसी नारे पर बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को विश्वास नहीं है। कोलकाता के साइंस सिटी में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु ने और क्या कहा, उसे सुनिए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। विपक्ष ने शुभेंदु के बयान को लेकर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से जोड़ा है और कहा है कि वो बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। इस बयान पर मचे घमासान के बाद शुभेंदु बैकफुट पर नजर आए और उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूँ, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव आया है। उन्होंने असम को लेकर कहा कि असम में मुस्लिमों की आबादी 40% तक हो गई है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। सीएम हिमंता के इस बयान को टीएमसी ने देश को तोड़ने और भड़काने वाला बताया है। असम की मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए हिमंता ने बंगाल का भी नाम ले लिया था। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि हिमंता के आंकड़े झूठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने कोविड के बहाने आज तक सेंसस नहीं कराया, तो 40% का ये आंकड़ा कहाँ से आया? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। पुणे पुलिस ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। पूजा ने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूजा खेड़कर को पुलिस ने अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। पूजा अपना बयान दर्ज कराने के लिए कल शाम ही वाशिम के सरकारी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। पुणे पुलिस ने पूजा की शिकायत पर जवाब देते हुए अपना बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें बुलाया है। पूजा खेड़कर ने पुणे के जिलाधिकारी सुहास दिवसे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुणे पुलिस में इसकी लिखित शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि ट्रेनी पूजा खेड़कर पुणे कलेक्टर कार्यालय में तैनाती के दौरान हुए विवादों में रही थी। पूजा ने पुणे में रहते हुए डीएम ऑफिस से अपने लिए बंगला, गाड़ी और खास कर दफ्तर की मांग की थी। व्हाट्सएप के जरिए डीएम ऑफिस से खास फैसिलिटी की मांग की थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी उसे लेकर भी काफी विवाद था। पूजा के इस व्यवहार पर जिलाधिकारी सुहास दिवसे वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद खेड़कर को पुणे से वाशिम में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। तब से पूजा खेड़कर काफी चर्चा में है। पूजा आईएएस परीक्षा में दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्रों के उपयोग के संबंध में अपने दावों के साथ साथ पुणे कलेक्टर कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए जांच के दायरे में। विवाद में आने के बाद पूजा पर लगे सभी आरोपों की जांच की गई, जिसके बाद
पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पूजा खेड़कर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में वापस बुला लिया गया है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। और नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 40 से अधिक याचिका पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की पीठ करेगी याचिका पर सुनवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते NTA ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में कहा था कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथरस कांड के 16 दिन गुजर जाने के बाद बाबा नारायण साकार हरि एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और इस बार उन्होंने क्या आरोप लगाया, ये आप सुनिए। हाथरस हादसे पर नारायण साकार हरि का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उनके मुताबिक हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे होना था, जिसे कोई टाल नहीं सकता। होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। नारायण साकार हरि ने इस हादसे को साजिश बताया और एक विषैले स्प्रे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग घटना के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। बाबा ने दावा किया है कि SIT और न्यायिक आयोग की जांच में इस सच का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय वो कासगंज के बहादुर नगर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो गई थी। बिहार में जीतन सहनी हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी कासिम से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन की वजह से हत्या की गई। आरोपी ने गुनाह कबूल किया। जिस मर्डर को लेकर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ था, पुलिस उसे सुलझा लेने का दावा कर रही है। हम बात करें बिहार में VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी कासिम अंसारी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। कासिम अंसारी को हम गिरफ्तार किया है, थाना अध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं। आरोपी कासिम अंसारी ने जीतन सहनी से 2022 में 1 लाख रुपए लिया था। दूसरी बार उसने 2023 में 50,000 रुपए लिया था। जीतन सहनी ने 4% का ब्याज तय किया था और पैसे के बदले उसकी जमीन के कागजात भी रख लिए थे। 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था। आरोपी कासिम ने बताया था कि वो ब्याज चुकाने में असमर्थ था। 12 जुलाई को कासिम अंसारी और उसके एक साथी सितारे उर्फ छेदी ने मृतक से ब्याज की रकम कम करके हिसाब करने और जमीन के कागजात लेने के लिए उसके घर पहुंचा, जिस पर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी। काफी कहासुनी भी हो गई और उसके बाद आरोपी कासिम ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। जिस दिन हत्या हुई, आरोपी ने मृतक के घर के पास की रेकी कर रखी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार कैडर के सीनियर IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें कई कीमती सामान और दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी की टीम ने बिहार कैडर के IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व MLA गुलाब यादव के पटना, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में ईडी को राडो और रोलेक्स जैसी ब्रांड की 15 घड़ियां मिली। इतना ही नहीं, 1100 ग्राम सोना भी IAS अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों से बरामद हुआ। ईडी की रेड में भ्रष्टाचार से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी की टीम को कई पेमेंट की भी जानकारी मिली है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं। ज्यादातर संपत्ति दूसरे के नाम पर है। ईडी के मुताबिक संजीव हंस ने अपने पिता के नाम पर कई प्रॉपर्टी बना रखी है।
इसके साथ ही अमृतसर में एक मकान भी है। संजीव हंस के पिता पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। चंडीगढ़ और गोवा समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी की जानकारी भी सामने आई है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव हंस ने पिछले कुछ सालों में काफी विदेश यात्रा भी की है। ईडी इस बात का भी पता लगा रही है कि संजीव हंस ने विदेश जाने के लिए सरकार से इजाजत ली थी या नहीं। और बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 जिंदा कारतूस और बम बनाने का सामान बरामद किया है। पटना पुलिस को छापेमारी में घर से 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट, एसीटोन, चारकोल पाउडर, सुतली, बॉडी प्रोटेक्टर जैसे कपड़े मिले हैं। आर्मी की वर्दी का कपड़ा भी बरामद हुआ है। विस्फोटक सामान देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल पाउडर जैसे सामान का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने बम बनाने वाले सामान के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चली 6 घंटे की मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। नासूर बनते जा रहे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आतंक फैला रहे नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और पुलिस के C-60 कमांडो के बीच चली 6 घंटे तक मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए खूंखार नक्सली लक्ष्मण उर्फ विशाल अतराम नाम की पहचान की है। गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली एनकाउंटर में 2 जवानों को भी गोली लगी है, जिन्हें हेलीकॉप्टर से नागपुर लाया गया है। उनका वहां इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि दोनों जवान अभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। मुठभेड़ की जगह से पुलिस को 3 AK-47, 3 इंसास, 1 कार्बाइड, 1 SLR मिले हैं। 12 नक्सलियों को मार गिराने वाली C-60 कमांड की टीम को महाराष्ट्र सरकार ने इनाम देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने इस सफल और बड़े ऑपरेशन के लिए C-60 कमांडो और गढ़चिरौली पुलिस के लिए 51 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते गढ़चिरौली के घने और पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सली सक्रिय रहते हैं। नक्सली अक्सर घने जंगलों का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जंगल क्षेत्र होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में भी प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें दबोच पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद भी C-60 कमांडो ने घने जंगलों के बीच 6 घंटे तक आमने सामने की लड़ाई में 12 नक्सलियों को ढेर कर बड़ी सफलता हासिल की है।